हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगी हुई होंगी। तो आज हम करने वाले हैं मिक्स मैराथन क्लास। ओके, 100+ क्वेश्चन है हमारे, और चूंकि हमारी मैराथन क्लास है तो इसको हम टेस्ट के तौर पर करेंगे। बाकी मेरे आंसर देने के पहले आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए और अपनी नोटबुक में नोट करते चलना है, ठीक है। और कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, और लास्ट में 1/4 नेगेटिव मार्किंग काट कर आपके कितने राइट बचे वह सभी के सभी आपको कॉमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए करते स्टार्ट। देखो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। और हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, क्योंकि देखो लास्ट टाइम पर हमारा समय ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीवन के पहले 6 माह के दौरान शिशुओं के लिए पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ठोस आहार, स्तनों का दूध, गाय का दूध या फलों का रस। तो देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्तनों का दूध, ठीक है, स्तनों का दूध। तो राइट आंसर ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अच्छे से आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल टेस्ट के तौर पर लेना है आपको। ओके, 4 के 4 ऑप्शन हैं, बिल्कुल ये कि हाँ हम एग्जाम में टेस्ट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शैशवावस्था के दौरान शिशु के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो क्या कैल्शियम है, या लोहा है, विटामिन डी है, या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड है? तो देखो बच्चे के तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के विकास के लिए देखो कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, ये बिल्कुल आवश्यक है। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 2 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छे से आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिशु के आहार में ठोस आहार कब शामिल किया जाना चाहिए? तो आप सभी को पता है कब लगभग 6 महीने के आसपास। 4 से 6 गलत है, लगभग 6 महीने के आसपास, ठीक है। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, ठीक है। अच्छे से आपको ध्यान रख लेना। बाकी 6 महीने तक बच्चे को बिल्कुल माँ के दूध पर निर्भर किया जाता है ना। और 6 महीने के बाद भी थोड़ा थोड़ा तरल आहार देंगे, फिर उसको मतलब जैसे फल वगैरह, सब्जियां वगैरह उनको फोड़कर और पीस वगैरह ऐसे करके देंगे, है ना। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और बाकी 2 साल तक तो क्या इन जो पूरक आहार होता है, ठीक है, उसके साथ दूध को शामिल किया ही जाता है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एलर्जी के खतरे के कारण शिशु के जीवन के पहले वर्ष में किस खाद्य पदार्थ से परहेज किया जाना चाहिए? तो किससे किया जाना? देखो ये मूंगफली वगैरह जो होती है, मूंगफली ज़्यादा ऑयली चीज़ जो होती है ना, मूंगफली। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित दैनिक मात्रा क्या है? तो क्या है देखो दैनिक मात्रा? तो राइट आंसर क्या होगा? वही 1000 मिलीग्राम। कितनी? 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पोषक तत्व स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और बच्चों में एनीमिया की रोकथाम के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? देखो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, आयरन, है ना, आयरन, लोहा। ओके, चलिए, इसकी फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, उस स्थिति को क्या कहा जाता है जहां प्रारंभिक बचपन के दौरान लंबे समय तक कुपोषण के कारण बच्चों का विकास काफी हद तक अवरुद्ध हो जाता है? तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? देखो आप सभी को पता ही होगा क्या कहा जाता है, स्टंटिंग, ठीक है, स्टंटिंग। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। बच्चों में कैल्शियम के अवशोषण और मजबूत हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो ये तो पता ही होगा कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, बताओ। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? देखो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। उस स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें
एक बच्चा सीमित मात्रा में खाद्य पदार्थों का सेवन करता है और कुछ निश्चित बनावटों से परहेज करता है और जिससे पोषण संबंधी कमी हो जाती है, तो बताओ क्या होगा हमारा राइट आंसर। देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अचार खाना। अचार खाना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखो ये जितने भी अब चलो आगे बताना, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट बच्चों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और उसके दैनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में शामिल किया जाना चाहिए। तो कौन सा है? देखो ये कार्बोहाइड्रेट है ना, तो आप सभी को पता ही है। और कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? कितनी? कार्बोज में कितनी होती है? कार्बोज में होती है 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन में भी 4, ओके 184 करके होती है। और क्या बोलते हैं, बसा में कितनी होती है? बसा में होती है 9 और अल्कोहल में कितनी होती है? 7, ठीक है। अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखो 10 क्वेश्चंस तक कितने आपके 10 के 10 सही होने चाहिए, ठीक है। सभी आज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, बाकी आप बोलती हो कि उस बुक का कॉपी है, उस बुक का कॉपी है। देखो भाई क्वेश्चंस और टॉपिक अगर सेम है तो सभी बुक्स को मिक्स करके क्वेश्चंस लाए जाते हैं आपके लिए डेली, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जैसे टीजीटी पीजीटी वगैरह रहे हैं ना और रीट वगैरह, इन सब के क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वे रहते हैं। और आज बाकी नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, किसी बुक की कॉपी नहीं है, ठीक है। आप खुशी से, हाँ तो आपके 10 तक ना, क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कितने 10 के 10 राइट होने चाहिए आई होप, क्योंकि देखो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए हैं अच्छे से। बाकी थियोरेटिकल क्वेश्चन है आज, ठीक है। देखो 100 क्वेश्चन है, 100 प्लस शायद, है ना। तो आपके आज के पेपर को देखते हुए, क्योंकि सब थियोरेटिकल है, कम से कम 80 प्लस तो रहने चाहिए, है ना, 85 प्लस, ओके। तो बस आप देखते चलना, बाकी आप कितने राइट और कितने रॉन्ग क्लास के लास्ट में बताएंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को फलों और सब्जियों का दैनिक आहार कितना अनुशंसित है? तो कितना है? देखो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं ऑप्शंस नहीं बता रही हूँ कि ए बी सी, बिल्कुल राइट आंसर बता रही हूँ क्योंकि फिर क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाँ तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 हिस्सा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों में मजबूत दांतों के निर्माण और रखरखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो आप सभी को पता है क्या? कैल्शियम, है ना, कैल्शियम। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैल्शियम। अब आगे देखते हैं अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण बच्चों में अत्यधिक वजन बढ़ने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आप सभी को पता ही होगा क्या कहते हैं? वशापा, है ना। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं बच्चों में उचित घाव भरने और प्रतिरक्षा कार्य के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो कौन सा, जो घाव भरने के लिए, तो कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो यह है कौन सा? विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। और इसका रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। और जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल वगैरह, सिट्रिक फ्रूट्स, उनमें पाया जाता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। किस उम्र के बच्चों को आमतौर पर स्तन के दूध या फार्मूला दूध से संपूर्ण दूध लेना चाहिए? तो किस उम्र के बच्चों को लेना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा? देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 महीने, है ना, ऑप्शन नंबर डी, 12 महीने। चलिए अब आगे देखते हैं। नहीं, ये 6 महीने होना चाहिए, है ना। किस उम्र के बच्चों को आमतौर पर स्तनों के दूध या फार्मूला दूध से संपूर्ण दूध लेना चाहिए, संपूर्ण आहार लेना चाहिए? तो 6 महीने होगा ना, 0 से 6 माह तक तो संपूर्ण दूध पर ही आधारित होता है बच्चा, 0 से 6 माह तक, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किशोरावस्था की औसत आयु सीमा क्या है? तो देखो औसत आयु एवरेज ना 11 से 18 वर्ष ही है, 11 से 18 वर्ष है ना। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं किशोरावस्था के दौरान द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे किशोरावस्था के दौरान उचित पोषण का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आजीवन स्वास्थ्य और खुशहाली को प्रभावित करता है, ठीक है, जो पोषण है, ठीक है। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर
वी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किशोरावस्था के दौरान शरीर की छवि सभी संबंधित चिंताएं और खान पान संबंधी विकारों के विकास का कारण क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? देखो, इसके विकास का कारण यही है, साथियों का दबाव है ना, क्योंकि किशोरावस्था इसको जो टोलियों की अवस्था होती है, मतलब यार दोस्तों की अवस्था यही होती है, उच्च संवेग होता है, उतल पुतल रहती है माइंड में, है ना। तो क्या, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शिशु मृत्यु दर क्या है? क्या है शिशु मृत्यु दर? तो क्या है? देखो, यह प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की मृत्यु पर, मतलब प्रति 1000 जनसंख्या पर शिशुओं की मृत्यु संख्या। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों की मृत्यु। अब क्वेश्चन नंबर 21। शिशु मृत्यु दर को कम करने का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो क्या है? देखो, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नवजात शिशुओं की जान बचाने। हाँ, ये तो सबको पता ही है, जन्म की संख्या बढ़ाने से थोड़ी ना उनकी मृत्यु दर कम होगी, या फिर शिशु टीकाकरण की संख्या कम करने से थोड़ी ना, बढ़ाने से होगी। और गर्भवती महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना, या फिर नवजात शिशु की जान बचाने, मतलब उनके स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखना। ठीक है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22। किसी क्षेत्र में उच्च शिशु मृत्यु दर के साथ कौन सा कारक सबसे अधिक मजबूती से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा कारक है वो? देखो, वह है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच। ठीक है, तो यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर को कम करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? जो विकसित देश है, तो किसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? देखो, अभी देखेंगे तो किसको माना जाता है। देखो, तो राइट आंसर क्या होगा कि क्या शिशुओं में बेहतर पोषण के लिए, या बच्चों के बेहतर पोषण के लिए, या फिर बच्चों के जन्म के समय मात्र आयु का कम होना, या फिर सुलभ स्वास्थ्य सेवा, या लैंगिक संबंध। देखो, क्या शिशु के बेहतर पोषण के लिए, है ना, शिशु के बेहतर पोषण के लिए। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्या था? यह था कि विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर को कम करने में उनका किसका, हाँ ये है ना, शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों, जिसको SDG गोल बोलते हैं ना, तो के हिस्से के रूप में शिशु मृत्यु दर से संबंधित वैश्विक लक्ष्य क्या है? तो क्या है वैश्विक लक्ष्य क्या है? तो देखो, यह है 2030 तक शिशु मृत्यु दर को 2/3 से भी कम करना, है ना। तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, SDG गोल जो है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य, तो इनका क्या है कि 2030 तक शिशु मृत्यु दर को 2/3 तक कम करना। ठीक है, इनका गोल है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किशोरावस्था में यौवन की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है किशोरावस्था में यौवन की? क्या यह शारीरिक विकास को धीमा कर देता है, या इसका भावात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या यह यौन परिपक्वता की शुरुआत का प्रतीक है, या फिर यह हार्मोनल परिवर्तन को कम करता है? तो किशोरावस्था में यौवन की भूमिका क्या है? तो क्या है? देखो, यह यौन परिपक्वता की शुरुआत का प्रतीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इस पे। ठीक है, देखो, लगेंगे तो चारों के चारों ऑप्शन है सेम ही, लेकिन हमको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट बैठ रहा है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किशोरावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य पोषण संबंधी चिंता का विषय नहीं है? तो नहीं है और है, इन पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो आपसे पूछा है कि किशोरावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य पोषण संबंधी चिंता का विषय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो, ये अत्यधिक प्रोटीन का सेवन करना, या लोहे की कमी से एनीमिया, या कैल्शियम की कमी, या फिर विटामिन डी की कमी। तो देखो, पोषण संबंधी चिंता का विषय नहीं है अत्यधिक प्रोटीन का सेवन करना। बाकी एनीमिया भी घातक एनीमिया है ना, और कैल्शियम की कमी से भी विटामिन डी की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं कौन सा कारक किसी क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित। अब आप सोच रहे होंगे कि अत्यधिक प्रोटीन का सेवन, तो देखो, अगर अत्यधिक प्रोटीन का सेवन करेंगे बाकी, ठीक है, तो अगर बॉडी से उतना कार्य भी कराएंगे, बॉडी बिल्डर रहते हैं, ठीक है, अत्यधिक प्रोटीन का सेवन करते हैं, ठीक है, और उतनी ही मेहनत करते हैं जिससे बॉडी में कट वगैरह लगते हैं वे, है ना। तो ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं
कौन सा कारक किसी क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है? तो शिशु मृत्यु दर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है तो कौन सा कारक है? स्वास्थ्य सुविधाओं की उपस्थिति। ठीक है, तो यही होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या मतलब जन्मे बालकों की संख्या, ये थोड़ी होगा, या फिर कुल जनसंख्या घनत्व, या जुड़वा और 3 बच्चों को प्रचलन, यही होगा ना, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपस्थिति। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चिकित्सा देखभाल के अलावा कौन से अन्य कारक शिशु मृत्यु दर को कम करने में योगदान दे सकते हैं? तो कौन से कारक हैं वे? क्या बेहतर मातृ पोषण, या जन्म दर में वृद्धि, या माताओं की कम शैक्षणिक उपलब्धि, या पर्यावरण में प्रदूषण? तो देखो कौन सा राइट आंसर होगा, यही होगा ना, बेहतर मातृ पोषण, है ना। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किसी देश में शिशु मृत्यु दर में गिरावट अक्सर संकेत देती है। तो क्या संकेत देती है शिशु मृत्यु दर में? क्या शिशु जन्म में वृद्धि, या स्वास्थ्य सेवा में बुनियादी ढांचे में सुधार, या साफ पानी तक पहुंच कम हो गई, या फिर बच्चे के जन्म के समय मात्रा आयु वृद्धि? तो देखो क्या देती है, देखो चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहे। तो देखो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार की शिशु मृत्यु दर में गिरावट क्या संकेत देती है कि स्वास्थ्य सेवा में बुनियादी ढांचे में सुधार है। ठीक है, तभी शिशु मृत्यु दर कम हो रही है। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30। भारत में मातृ मृत्यु, देखो एक और बात बता दूं, ये ऐसे जो क्वेश्चन है ना थ्योरेटिकल, ठीक है, तो ये सभी देखो अभी क्या आपने जो जितने भी मार्केट में बुक्स हैं, सच्चाई तो ये है कि ऐसा हो चुका है आपके साथ, बाजी बहन के साथ, कि मतलब ये तक पता है कि यूथ की बुक में कौन से पेज पर, कौन सी साइड में, कौन से नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है। इतना दबा कर रट्टा मारा है भाई साहब। तो देखो आपको भी पता है हमेशा क्या होता है एग्जाम में बे क्वेश्चंस आते हैं। देखो हमारे पढ़े तो होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वन उससे तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल बुक को ही रट्टा लगाया है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं और बाकी क्वेश्चंस आंसर की प्रैक्टिस की है, ठीक है, तो उनके साथ देखो भाई प्रॉब्लम रहने वाली है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को पढ़िए, मतलब अपने माइंड में अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यही क्वेश्चंस क्या होते हैं एग्जाम में माइंड को घुमाते हैं, ठीक है, गोल गोल घुमाते हैं, और यही नेगेटिव मार्किंग में नंबर कटने का कारण बनते हैं। आप सभी को पता ही होगा, है ना। देखो ग्रेजुएट है, कोई पहला एग्जाम तो ये होगा नहीं आपका, इक्का दुक्का होगा जिनका पहला एग्जाम होगा, बाकी सभी ने तीन चार एग्जाम दिए ही होंगे। तो आपको पता होगा कि निगेटिव मार्किंग कैसे अर्श से फर्श तक पहुंचाती है, ठीक है। तो बिल्कुल ही सचेत होकर एकदम से ध्यान से करना है सभी के सभी क्वेश्चन समझ के। देखो 2 घंटे पर्याप्त है। देखो 2 घंटे का ना एक साइड इफेक्ट भी है, एक अगर आपने जल्दी पेपर कर लिया, बाद में आपके माइंड में उतल पुतल किशोरावस्था है, तो उतल पुतल भी मची होगी, है ना। तो बाकी हम किशोरावस्था से आगे जा चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, बाकी फिर भी, है ना। तो आप क्या करेंगी कि जिन्होंने गोले भर दिए उनकी तो ठीक ही ठीक, बाकी जिन्होंने अगर गोले नहीं भरे तो वे गड़बड़ करने वाली। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, एग्जाम से एक दिन पहले आपको सभी के सभी सर के द्वारा टिप्स दे दी जाएंगी, ठीक है। बाकी आप जुड़े रहिए और टच में रहिए, ठीक है। जितनी भी टिप्स हैं कि कैसे एग्जाम को देना है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है और कैसे बचना है निगेटिव मार्किंग से, सभी के सभी आपको कहाँ पर ग्रुप में या फिर सर के द्वारा किसी भी प्रकार से आपको सभी के सभी टिप्स दे दी जाएंगी। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 50 पर बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया हमारा 30 का आंसर थोड़ी ना बताया अभी, शायद नहीं बताया। हाँ, तो भारत में मातृ मृत्यु दर MMR क्या है? तो क्या है, देखो MMR और AMR, इसका ना डाटा मैं एक बार करा दूँ एक क्लास में, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। चलिए, तो देखो 30 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अब आगे देखते हैं। आज मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारी मैराथन क्लास है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 31, भारत में मातृ मृत्यु दर का प्राथमिक कारण क्या है? तो क्या है भारत में मातृ मृत्यु दर का प्राथमिक कारण? तो देखो क्या है, कुपोषण ही है ना, कुपोषण है। तो राइट आंसर यही होगा। प्राथमिक कारण पूछा है ना, देखो कारण तो ये भी है, संक्रामक रोग भी है और रक्तस्राव भी है, ठीक है, और उच्च मातृ मृत्यु आयु भी, मतलब मातृ आयु भी है। लेकिन जो आपसे पूछा है प्राथमिक कारण, तो प्राथमिक कारण क्या होगा? कुपोषण ही होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मातृ मृत्यु दर को कम करने में प्रसव पूर्व देखभाल की पहुंच क्या भूमिका निभाती है?
तो क्या भूमिका निभाती है? क्या कोई खास असर नहीं? तो बिल्कुल गलत होगा। या फिर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल गलत। या फिर ये मातृ मृत्यु दर के जोखिम को कम करती है ना? या फिर केवल शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करती है? ये कहती है मातृ मृत्यु दर को जोखिम को कम करती है, जो मातृ मृत्यु दर को है ना प्रसव पूर्व जो देखभाल की जाती है। तो क्या होगा 32 का राइट आंसर? देखो यही होगा ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, गर्भावस्था के किस चरण में मातृ मृत्यु दर सबसे आम है? तो क्या पहली तिमाही में, या दूसरी तिमाही में, या देखो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ना, या फिर प्रसवोत्तर अवधि में? तो गर्भावस्था के किस चरण में मातृ मृत्यु दर आम होती है? तो देखो किस में होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रसवोत्तर अवधि है ना, प्रसवोत्तर अवधि, डिलीवरी टाइम। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34, ऐसी कौन सी रणनीतियां और हस्तक्षेप हैं जो भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद कर सकते हैं? तो कौन से हैं? क्या घरेलू जन्मों को प्रोत्साहित करना, या शीघ्र विवाह को बढ़ावा देना, या कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक पहुंच का विस्तार करना, या परिवार नियोजन सेवाओं तक कम करना, पहुंच कम करना? तो राइट आंसर क्या होगा? देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कुशल स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं तक पहुंच का विस्तार करना है ना। तो राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं खाना पकाने के, देखो होम साइंस के क्वेश्चन से आज है ना, खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों को संरक्षित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य बताना है आपको। देखो प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारे खाना पकाने के पोषक तत्वों को संरक्षित करने का उद्देश्य, मतलब प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए कि पोषक मूल्य बनाए रखना। देखो उद्देश्य तो यह भी है कि स्वाद को बढ़ाने के लिए, या फिर भोजन की बनावट बनाए रखने के लिए, और खाद्य सुरक्षा को अधिकतम। देखो प्राथमिक पूछा है ना, तो प्राथमिक यही होगा कि पोषण मूल्य बनाए रखने के लिए। पहले तो हमें पोषण मूल्य संरक्षित रखने हैं, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा पोषक तत्व विशेष रूप से गर्मी के प्रति संवेदनशील है और खाना पकाने के दौरान नष्ट हो जाता है? तो कौन सा पोषक तत्व? देखो कौन सा पोषक तत्व? ये है विटामिन्स जो है ना, विटामिन्स। तो राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी विटामिन्स की एक क्लास मैंने करा दी है YT पर, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखे देख लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, खाना पकाने की किस विधि से सब्जियों के पोषक तत्वों की हानि सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है, तो क्या उबालने से होती है, या फिर खत्म या फिर माइक्रोवेव करना, या भूनना? तो किससे पोषक तत्वों की हानि सबसे कम होती है? देखो ये माइक्रोवेव करना जो होता है ना, माइक्रोवेव करना। तो राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं, देखो जितनी भी हरी सब्जियां वगैरह होती है ना, तो उनको बिल्कुल भी अधिक पकाना नहीं चाहिए, है ना, आप सभी को पता ही है। फिर उनके जो विटामिन वगैरह हैं अधिक पकाने पर ये बाहर निकल जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, सब्जी उबालते समय आप पोषक तत्वों की हानि को कैसे कम कर सकते हैं? तो क्या बर्तन पर ढक्कन लगाकर उबालें, या लंबे समय तक उबालें? बिल्कुल गलत होगा ये तो। या फिर रिक्त पानी वाले छोटे बर्तन का प्रयोग करें, या उबलते पानी में नमक डालें? तो राइट आंसर क्या होगा? देखो बर्तन पर ढक्कन लगाकर उबालना चाहिए, जिससे पोषक तत्व और कम ही उबालना चाहिए, है ना, तो पोषक तत्वों की हानि ना हो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? खाना बनाने में ब्लेचिंग में क्या शामिल है और यह पोषक तत्वों को संरक्षित करने में मदद करता है? तो क्या है ब्लेचिंग में क्या शामिल है? क्या देखो राइट आंसर ही बता देती हूँ। क्या है कि सब्जियों को कुछ देर तक उबालना और फिर उन्हें ठंडा करना, और यह एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं को कम करके पोषक तत्वों को संरक्षित करता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो बाकी परेशान ना हो आप, ठीक है। इसकी जो PDF है ना आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी, शाम तक ही करा दूंगी, ठीक है। चलिए हाँ, तो राइट आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा खाना पकाने का तेल आमतौर पर अपने उच्च धूम्रपान बिंदु के कारण उच्च गर्मी पर खाना पकाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ये धूम्रपान नहीं होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, उच्च तापमान बिंदु पर, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सूरजमुखी का तेल है ना, सूरजमुखी का तेल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखो अब आगे देखते हैं 41,
कौन सा खाना पकाने की तकनीकी में पोषक तत्वों और स्वादों को संरक्षित करने के लिए भोजन को थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ में आमतौर पर एक ढके हुए बर्तन में पकाना शामिल है? तो कौन सा है? हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेजिंग करना। ब्रेजिंग है ना, ब्रेजिंग। देखो जैसे मैं ग्रुप में डालती हूँ ना वे जो मतलब शॉर्ट नोट्स करके एक छोटे छोटे पेपर पर, तो जितनी भी खाना पकाने की विधियाँ हैं आज आपको दोपहर तक मैं वो सभी के सभी ग्रुप में डाल दूँगी, है ना, टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारा बड़ा वाला ग्रुप है। ठीक है, मतलब पहला वाला बड़ा वाला क्या, पहला वाला। ओके, तो जो भी टेलीग्राम चैनल से हमारे नई जुड़ी हुई ना तो वो जुड़ जाइए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आज डाल दूँगी पक्का। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सब्जियां पकाते समय बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का उपयोग कम से कम करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो क्यों दी जाती है? कम से कम जो बेकिंग पाउडर होता है ना, सोडा बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो उसको कम से कम उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? देखो उससे क्या होता है कि रंग और पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? यही ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आपने देखा जैसे दूध वगैरह होता है ना तो उसमें डाल देते हैं, वो फटता नहीं है फिर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सब्जी के किस भाग में अक्सर अधिक पोषक तत्व होते हैं और बाहरी पत्तियां या भीतरी भाग? तो क्या बाहरी पत्ती में होते हैं या फिर भीतरी कोर में होते हैं या फिर फूल में होते हैं फिर बीज में होता है? मतलब आपको बताने की सब्जी के किस भाग में अक्सर अधिक पोषक तत्व होते हैं, तो किस में होते हैं? देखो ये किस में होते हैं, ये होते हैं जो आपकी बाहरी पत्तियां होती हैं, बाहरी पत्तियां जो होती हैं ना जिनको अक्सर आप उतार ही देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में पोषक तत्व बोलते कि छिलका है ना, तो उन्हीं में पोषक तत्व होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। तभी तो बोलते हैं कि सब्जी को मतलब काटने से पहले धुल लेना चाहिए, धुलने के बाद नहीं काटना चाहिए। मतलब काटने से पहले धुल लेना चाहिए, काटने के बाद नहीं धुलना चाहिए, फिर पोषक तत्वों की हानि हो जाती है, मतलब निकल जाते हैं, फिर क्या ही फायदा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। खाद्य पदार्थों को तलते समय आप पोषक तत्वों की हानि को कैसे कम कर सकते हैं? तो तलते समय कैसे कम कर सकते हैं? तो देखो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर, तेल को थोड़ी मात्रा का प्रयोग कर, तेल की मतलब थोड़ी मात्रा का प्रयोग करके। ठीक है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पोषक मूल्य बढ़ाने के संदर्भ में अंकुरण क्या है? तो अंकुरण क्या है? तो देखो क्या है, क्या उच्च तापमान पर भोजन पकाने की प्रक्रिया? बिल्कुल गलत है ना, आपको पता ही है क्या है ये है बीज या अनाज को अंकुरित करने की प्रक्रिया, है ना, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना। 45 का ऑप्शन नंबर वी, बीज या अनाज को रात को भिगो कर रख देते हैं, है ना, सुबह को अंकुरित हो जाते हैं वे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अंकुरण प्रक्रिया के दौरान कौन से पोषक तत्व अक्सर बढ़ जाते हैं? तो क्या वसा और शर्करा, या विटामिन और खनिज, या प्रोटीन और फाइबर, या कृत्रिम योजक? तो कौन से पोषक तत्व अक्सर बढ़ जाते हैं अंकुरण के दौरान? तो कौन से बढ़ जाते हैं? देखो ये बढ़ जाते हैं जो आपके विटामिन और खनिज वगैरह होते हैं, है ना, तो ये बढ़ जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बाकी प्रोटीन वगैरह भी बढ़ते हैं ना, चने होते हैं रात को भिगो कर रखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अंकुरण के दौरान पोषक तत्वों में वृद्धि के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या होता है? तो क्या होता है? देखो यह होता है क्या, एंजाइमेटिक गतिविधियां, एंजाइमेटिक गतिविधियां। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अंकुरित अनाज उत्पाद बनाने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के अनाज का उपयोग अंकुरण के लिए किया जाता है? तो किस प्रकार के अनाज का किया जाता है? ये साबुत अनाज जो होता है, साबुत अनाज, है ना, साबुत अनाज होगा। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर वी। अब देखते हैं 49, क्वेश्चन नंबर 49। अंकुरित खाद्य पदार्थों के सेवन के कुछ संभावित लाभ क्या हैं? तो क्या है? तो देखो क्या है कि बढ़ी हुई पाचन शक्ति और पोषक तत्व का अवशोषण, है ना, तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आसानी जो अंकुरित भोजन होता है, मतलब अंकुरित बीज वगैरह होते हैं, तो इसमें क्या होता है, मतलब आसानी से पच भी जाता है और पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आपको बता दूं जो मेरी दादी जी है ना, मेरी मम्मी है, मतलब आजकल तो ये कि जो आटा वगैरह, देखो हम तो सब गाँव से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले 2-3 दिन पहले क्या होता है कि जो गेहूँ होते हैं ना तो उनको भिगो कर रखते हैं, फिर उनको सुखाते हैं, तब उनको पिसवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अंकुरित हो जाते हैं वे, और फिर उनके बाद क्या उनमें जितने पोषक तत्व हैं उनकी अच्छे से वृद्धि हो जाती है और फिर अच्छा रहता है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अंकुरण प्रक्रिया के दौरान कौन से विटामिन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है? तो
राइट आंसर क्या होगा? देखो हमारा राइट आंसर होगा 50 का ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी और विटामिन वी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हाँ, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 51, अंकुरित खाद्य। हमारे 30 मिनट हो चुकी हैं और 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब की बार हमें 25 मिनट में अगले 50 क्वेश्चन निपटाने हैं। चलिए अब देखते हैं, अंकुरित खाद्य पदार्थों का सेवन करने का एक सामान्य तरीका क्या है? तो क्या है अंकुरित खाद्य पदार्थों का? देखो क्या है, इनको पकाना, क्या बोलते हैं, इन्हें सलाद या सैंडविच में कच्चा ही खाएं, है ना। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं, देखो गहरे तलने से भी नष्ट हो जाएंगे और उबालने से फिर पकाने से। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्हें सलाद या फिर सैंडविच में कच्चा ही खाएं, है ना। वे चने वगैरह जो होते हैं कच्चे तो खाए जाते हैं, जिनसे बाकी स्वाद चाहिए उनको नहीं खाए जाते, फिर भून भी सकते हैं, उनको भून भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, अंकुरण के दौरान अनाज या बीज का कौन सा घटक अक्सर टूट जाता है, जिन्हें उन्हें बचाना और उन्हें पचाना आसान हो जाता है? तो कौन सा? तो यही स्टार्च, है ना, स्टार्च। कौन सा? स्टार्च। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, पोषण मूल्य बढ़ाने के अलावा अनाज या बीज को अंकुरित करने का एक और संभावित लाभ क्या है? तो क्या है? क्या स्वाद में कमी या मात्रा में कमी या फिर विस्तारित शेल्फ जीवन या बढ़ी हुई खाद्य सुरक्षा? तो राइट आंसर क्या होगा? देखो हमारा विस्तारित शेल्फ जीवन में, है ना, विस्तारित शेल्फ जीवन। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो है ना, जो पोषक मूल्य बढ़ाने के अलावा जो अनाज या बीज को अंकुरित करने का एक और संभावित लाभ यही है ना, विस्तारित शेल्फ जीवन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, खाद्य जनित बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए अंकुरित खाद्य पदार्थों का सेवन करने से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? देखो ये क्या, इन्हें अच्छी तरह से पकाना चाहिए या इन्हें आर्द्र वातावरण में संग्रहित करना चाहिए या फिर बिना किसी सावधानी से इन्हें कच्चा ही खाएं, इन्हें खारे पानी में भिगो दे? तो क्या है, जो खाद्य जनित बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए अंकुरित खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पहले क्या करना चाहिए? इन्हें अच्छी तरह पकाना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। इन्हें आर्द्र वातावरण में संग्रहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से पकाना नहीं, इनको नॉर्मल थोड़े मतलब नॉर्मल वेव पर पकाना चाहिए, है ना। तो ये होना चाहिए राइट आंसर। बाकी आप सभी बताएंगे, इसको हम होल्ड कर देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में किण्वन क्या है? तो क्या है किण्वन? देखो किण्वन क्या है, सूक्ष्म जीवियों द्वारा कार्बोहाइड्रेट या अल्कोहल या फिर कार्बनिक अम्ल में रूपांतरण, जो किण्वन है ना। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, किण्वन क्या है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बोहाइड्रेट का अल्कोहल या फिर कार्बनिक अम्ल में रूपांतरण, है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, किण्वन के माध्यम से कौन सा पोषक तत्व अक्सर बढ़ाया जाता है? तो कौन सा पोषक तत्व अक्सर बढ़ाया जाता है? विटामिन और खनिज वगैरह जो होते हैं, है ना, यही। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, है ना। किण्वन प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है? तो इसकी भूमिका क्या होती है कि वे पोषक तत्वों को तोड़ते हैं और लाभकारी यौगिकों का उत्पादन करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर किण्वित नहीं होता? तो देखो दही भी किण्वित होती है, या पनीर, ताजा फल या किमची। देखो क्या नहीं होता? ताजा फल जो होता है ना, ताजा फल आपको पता ही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो दही जो पनीर होता है यह भी किण्वित होता है, किमची वगैरह, है ना। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 59, दही जैसे किण्वित डेयरी उत्पादों के सेवन का प्राथमिक लाभ क्या है? देखो अब फिर प्राथमिक लाभ ही बताना है। तो क्या है? देखो इसको प्राथमिक लाभ कि वे प्रोबायोटिक्स और बेहतर पाचन शक्ति का अच्छा स्रोत हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? यही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 60, किण्वन के दौरान कौन सा पोषक तत्व अक्सर कम हो जाता है? तो कौन सा पोषक तत्व अक्सर कम हो जाता है? कौन सा? तो कौन सा हो जाता है? अच्छा ऑप्शन आ गए, है ना, अभी देखते हैं। तो कौन सा हो जाता है? ये रेसे वगैरह जो होते हैं ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, कई संस्कृतियों में आनंदित
पेय का एक सामान्य उदाहरण है? तो क्या संतरे का रस, या कार्बोनेटेड पानी, या कोम्बुचा, या आइस्टेड टी? ठीक है, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो ये जो कार्बोनेटेड पानी होता क्या बोलते हैं, कोम्बुचा होता है, कोम्बुचा है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ब्रेड के आटे की किण्वन के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? तो कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार? ये यीस्ट जो होता है, यीस्ट है ना, यीस्ट जो होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। स्वाद और पोषण मूल्य बढ़ाने के अलावा किण्वन का एक और लाभ क्या है? तो क्या खाद्य सुरक्षा में कमी, या बढ़ी हुई एलर्जी, या विस्तारित शिल्प जीवन, या उच्च खाना पकाने का तापमान? तो देखो क्या होगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, विस्तारित शिल्प जीवन, विस्तारित शिल्प जीवन, यही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किण्वित खाद्य पदार्थों का संभावित दोष क्या है? तो क्या है? देखो हानिकारक यौगिकों का निर्माण भी करता है। ठीक है, हानिकारक यौगिकों का निर्माण भी करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। पोषण मूल्य बढ़ाने के संदर्भ में खाद्य तालमेल क्या है? तो पोषण मूल्य बढ़ाने के संदर्भ में खाद्य तालमेल क्या है? तो क्या है? देखो यह क्या करता है कि जो कुछ खाद्य पदार्थों के पोषण संबंधी लाभों को बढ़ाने के लिए उनके संयोजन की अवधारणा है ना। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी। ओके, अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य तालमेल का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली के मक्खन के साथ सेब खाना, है ना। तो राइट, मूंगफली के मक्खन के साथ सेब खाना काफ़ी बहुत अच्छा लगता है, खाकर देखना कभी, है ना। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। खाद्य तालमेल पोषण मूल्य को कैसे बढ़ाता है? तो कैसे बढ़ाता है? देखो ये ना क्या करता है कि पोषक तत्वों की बेहतर अवशोषण और उपयोग को बढ़ावा देकर, है ना। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कौन सा पोषक तत्व संयोजन खाद्य तालमेल का एक उदाहरण है जो लौह अवशोषण को बढ़ाता है? तो कौन सा है? क्या आयरन और कैल्शियम, या आयरन और विटामिन सी, या आयरन और सोडियम, या आयरन और फाइबर? तो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आयरन और विटामिन सी, आयरन और विटामिन सी, है ना। तो यही हमारा होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वी। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अब बिल्कुल भी परेशान ना हो, देखो जितनी भी खाद्य पद्धतियाँ हैं ना, ये ठीक है, विधियाँ हैं, तो ये सभी के सभी आज दोपहर तक या फिर शाम तक ना मैं पक्का प्रॉमिस सभी के सभी नोट कर शॉर्ट नोट्स जो भेजती हूँ मैं कभी कभी, वे मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगी, बाकी कम्युनिटी पर भी डलवा दूँगी यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 69। कई पारंपरिक व्यंजनों में सेम या दाल को चावल या अनाज के साथ मिलाने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो क्या है? देखो क्या है, ये पोषक तत्वों के अवशोषण और प्रोटीन की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो यही है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और एक और सिस्टर, एक और बात, देखो मेरी राइटिंग अच्छी तो है नहीं, है ना, बाकी आप समझ ले करो, मतलब इतनी भी बेकार नहीं है कि आप समझ ना सको, बाकी समझ में तो आ ही जाता है ना, समझे करो। अब आगे देखते हैं, देखो राइटिंग अच्छी नहीं है पक्का मतलब फिर भी मैं कोशिश करूँगी ठीक ठीक लिखने की। ठीक है, तो बस क्या मतलब दोपहर या शाम तक मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको वो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। संतुलित आहार में खाद्य तालमेल की क्या भूमिका होती है? तो क्या इसका आहार संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर यह पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है, या इससे आहार अनुपूरक की आवश्यकता बढ़ जाती है, या फिर यह कैलोरी की अधिक खपत होती है? जो संतुलित आहार के खाद्य के तालमेल का जो तालमेल की भूमिका बतानी है, तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में उनको मदद करता है, मतलब पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में मदद करता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए खाद्य तालमेल प्रदर्शित करता है? तो कौन सा जोड़ा करता है? देखो ये जो होता है कौन सा, दूध और दही, है ना। तो अभी तो कहते हैं कि जो मतलब ग्रामीण फैमिली, मतलब ग्रामीण लोग जो होते हैं एकदम मजबूत होते हैं,
मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि शहरी कब मजबूत नहीं होते, मैं बस कहने का तात्पर्य है कि मतलब ये होता है ना कि इम्यूनिटी पावर उनकी काफ़ी मतलब शहरी मुकाबले स्ट्रांग होती है, क्योंकि देखो गांव में क्या दूध दही छाछ वगैरह भरपूर मात्रा में मिलते हैं और ओरिजिनल दूध रहता है, और शहरों में तो क्या पानी वगैरह फिर मतलब मिलावट का दूध मिलता है। और क्या एक और सबसे मोस्ट बात क्या है, देखो प्रतिरक्षा प्रणाली जो पढ़ाई थी मैंने उस दिन बताया था ना, देखो क्या होता है जो पशु वगैरह रहते हैं इनके कनेक्ट में रहकर इम्यूनिटी खुद ही इतनी मजबूत हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो कोरोना में क्या हाल हुआ था, मतलब शहरी जनसंख्या एकदम कवर नहीं कर पा रहे थे वो बॉडी, तुरंत से क्या हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से फिर वो भगवान के यहाँ। लेकिन गांव में क्या कोरोना काफ़ी हुआ भी, देखो मैं बताऊँ, मेरे घर में शादी थी मेरे भाई की, है ना, तो मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, खुद जिन भैया की शादी थी वे खुद बीमार थे दवा के, हमारे घर में खाने की जगह काढ़ा पकता था। तो मतलब एक ऐसा इतनी कंडीशन ख़राब थी, कोई बच्चे से लगाकर बड़े तक कोई नहीं बचा था कि जो मतलब जिसको कोरोना ना हो। पर क्या है देखो सब सही, मतलब गांव में खुद ही ऑलरेडी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत हो जाती है, देखो पशु वगैरह के पास रहते हैं। आपने देखा हो जो चेचक वाला जो टीका बना था, है ना, तो जो गाँव की जो चिकन पॉक्स मतलब उसकी पपड़ी से ही तो बनाया था ना, कि जो उन्होंने देखा था कि जो गांव में रहते हैं और मतलब उनको जो ग्वाले हैं उनको चेचक नहीं हो रहा, जो ग्वाले नहीं है मतलब गांव के कनेक्ट से नहीं है उनको सबको भयानक रूप से चेचक है। तो वही बात है ना, तो ये है कि जो दूध दही खाने से क्या जो हड्डियाँ वगैरह ठीक है उनमें मजबूती प्रदान होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, खाद्य तालमेल का संभावित दोष क्या है। तो खाद्य तालमेल का संभावित दोष क्या है कि भोजन योजना में जटिलता। ठीक है, तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, एंटीऑक्सीडेंट सेवन को बढ़ाने के लिए कौन सा संयोजन खाद्य तालमेल का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है देखो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोकली और जैतून का तेल, ब्रोकली और जैतून का तेल। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, पारंपरिक एशियाई व्यंजनों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अक्सर खाद्य पदार्थों के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा देखो हमारे 74 का ऑप्शन नंबर डी, राजमा चावल का है ना। अब देखते हैं, देखो क्या आपने दाल पनीर खाया कभी मतलब साथ में, या फिर चावल या सब्जियां खाई हैं, या फिर टोफू और सोया सॉस, देखो राजमा चावल तो खाया होगा, है तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो बेसिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, है ना, बाकी आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, काफ़ी पढ़े हो आप। अब आगे देखते हैं 75, बाल विकास के किस चरण के दौरान तेजी से शारीरिक विकास और मोटर कौशल विकास होता है। तो किस में होता है देखो, किस में, जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था है ना, इसी में जो शारीरिक विकास होता है तेजी से होता है, और जो विकास और मोटर कौशल जो होता है इसी में होता है ना। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, शिशु अवस्था के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक मील का पत्थर क्या है। तो क्या है देखो, क्या है जो पॉटी प्रशिक्षण और भाषा विकास जो होती है ना, तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, बाल विकास का कौन सा चरण कल्पनाशील खेल और साथियों के साथ सामाजिक संपर्क के उद्भव के लिए जाना जाता है। तो किसके देखो, और राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व स्कूली उम्र है ना, तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा संज्ञानात्मक मील का पत्थर आमतौर पर विकास के स्कूली आयु चरण से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा है, तो देखो ये जो है पढ़ने लिखने की शुरुआत है ना, पढ़ने लिखने की शुरुआत, तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्या स्कूल में जाकर चलना थोड़ी ना सीखते हैं, या फिर अमूर्त सोच का विकास थोड़ी ना, यही है ना कि पढ़ने लिखने की शुरुआत करते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, विकास के किस चरण में यौवन सहित महत्वपूर्ण शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। तो किस में होते हैं, तो देखो राइट आंसर यही होगा ना ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में है ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, शैशव अवस्था के दौरान एक प्रमुख सामाजिक और भावनात्मक मील का पत्थर क्या है। तो देखो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, देखभाल करने वालों के साथ संबंध बनाना और विश्वास बनाना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं विकास के किस चरण में बच्चों में स्वायत्तता और स्वतंत्रता की भावना विकसित होने लगती है। तो किस उम्र में, देखो ये जो बचपन है ना, बचपन में से ही, तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए।
अब आगे देखते हैं क्या है कि पूर्व स्कूली आयु चरण के दौरान एक सामान्य संज्ञानात्मक मील का पत्थर क्या है। तो क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, आकृतियों और रंगों को गिनना और पहचानना, जो पूर्व स्कूली चरण होता है ना, तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, विकास के किस चरण के दौरान किशोर अक्षर पहचान और आत्म पहचान के सवालों से जूझते हैं। तो कौन सी आयु में जूझते हैं, तो देखो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में आप सभी काफ़ी फेज किए होंगे कि अभी तक आपकी जॉब भी नहीं लगी, इतना टाइम हो गया, पैसा बर्बाद करो, ये वो काफ़ी सुनते ही होंगे रिश्तेदारों के ताने, आस पड़ोस के। तो देखो आपके पास बहुत ही गोल्डन चांस है, बिल्कुल भी इसको गंवाना नहीं है। अच्छे से तैयारी करते रहिए, काफ़ी दिन, अभी काफ़ी तो नहीं बोल सकते, 10-12 दिन तो हैं ही। अब क्वेश्चन नंबर 84, बाल विकास के किस चरण में सहकर्मी संबंधों, पहचान, निर्माण और करियर लक्ष्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यही है ना, किशोरावस्था में, है ना, किशोरावस्था में। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 85, विकास के किस चरण में अक्सर शारीरिक शक्ति और संज्ञानात्मक प्रसंस्करण गति में गिरावट होती है। तो किस में, ऑप्शन नंबर क्या, देर से वयस्कता में, देर से वयस्कता में, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, वयस्कता के अंतिम चरण के दौरान वयस्कों द्वारा सामना की जाने वाली आम सामाजिक चुनौती क्या है। तो क्या है, देखो ये कि एक खाली घोंसले में समायोजन, एक खाली घोंसले में समायोजन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, देखो समझाने की जरूरत नहीं ना, आपको पता ही है, जब वयस्कता का जो अंतिम चरण मतलब बुढ़ापा का जो होता है, तो उसको बोलते हैं ना कि खाली घोंसले का समायोजन स्टार्ट होता है ना, है ना। तो बुढ़ापे में क्या अकेले एक साइड में ही तो बैठे रहते हैं। अब आगे देखते हैं, खाली मतलब। अब क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा जन्म पूर्व कारक बच्चे के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। तो कौन सा डाल सकता है, देखो ये कौन सा, आनुवंशिक विरासत, आनुवंशिक विरासत, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि आनुवंशिक विरासत, मतलब कि जैसा घर में माहौल होता है कि किसी के घर में चोरी ही की जाती है शुरू से, तो वही है ना, तो यही सब। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 88, किसी बच्चे का पोषण उसके विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, देखो कि मस्तिष्क के विकास और समग्र विकास के लिए उचित पोषण आवश्यक। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक कारक बाल विकास के सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो कौन सा कर सकता है, पारिवारिक रिश्तों का समर्थन और पोषण करना, है ना। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बाल विकास में क्या भूमिका निभाती है। तो देखो ये स्वास्थ्य समस्याओं का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच महत्वपूर्ण, है ना। तो यही होगा, क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बस लास्ट चल रहा है क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा पर्यावरणीय कारक बाल विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, विशेषकर संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में। तो कौन सा कारक है वह, देखो वह क्या है कि शीशे जैसे पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, है ना। तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी, ओके। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, उच्च स्तर के तनाव और प्रतिकूल परिस्थितियों के लगातार संपर्क में रहने का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या पड़ता है, देखो ये क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। तो यही होगा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 92 का ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं 93, प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता बाल विकास को कैसे प्रभावित करती है। तो कैसे करते हैं, देखो कैसे करती है कि उच्च गुणवत्ता वाली प्रारंभिक बचपन की शिक्षा संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायता कर सकती है। तो क्या होगा राइट आंसर, यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, किशोरों के विकास में साथियों से मिलने वाला सामाजिक समर्थन क्या भूमिका निभाता है। तो क्या भूमिका निभाता है, देखो क्या करता है कि भावनात्मक भलाई और सामाजिक कौशल विकास के लिए साथियों का समर्थन महत्वपूर्ण होता है ना। तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। अब आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 95, विविध संस्कृतियों और अनुभवों का संपर्क बाल विकास पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? तो कैसे डाल सकता है? तो क्या विविधता के संपर्क में आने से सांस्कृतिक समझ और सहानुभूति को बढ़ावा मिल सकता है ना? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, बच्चों के विकास पर आध्यात्मिक स्क्रीन समय और प्रौद्योगिकी के उपयोग का संभावित प्रभाव क्या है? तो क्या है? देखो ये क्या करता है कि आध्यात्मिक स्क्रीन समय के कारण शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है और संज्ञानात्मक विकास पर संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सुरक्षित और प्रेरक वातावरण की उपलब्धता बाल विकास को कैसे प्रभावित कर सकती है? तो कैसे प्रभावित कर सकती है? देखो ये कैसे करती है कि सुरक्षित और प्रेरक वातावरण अन्वेषण, सीखने और समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, बाल विकास पर सामाजिक आर्थिक स्थिति का संभावित प्रभाव क्या है? तो क्या है? देखो क्या करता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति संसाधनों और शिक्षा और अवसरों तक पहुंच को प्रभावित कर सकती है और जिससे विकास के विभिन्न पहलू प्रभावित हो सकते हैं। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं, देखो 99, किसी बच्चे की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी आमतौर पर उनके विकास को कैसे प्रभावित कर सकती है? तो देखो ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना थ्योरेटिकल, देखना एग्जाम में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, कुछ थ्योरेटिकल आएंगे, कुछ डाटाबेस आएंगे। ठीक है, ऐसे पेपर सेट होगा। आपने देखा होगा जे वाला और जो अभी वीडियो का हुआ था, बाकी बंदरों का वगैरह। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, किसी बच्चे की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी आमतौर पर उनके विकास को कैसे प्रभावित करती है? तो कैसे करती है? देखो ये करती है कि माता पिता की सक्रिय भागीदारी बच्चों के शैक्षणिक और सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालती है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण में फर्मेंटेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? फर्मेंटेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या है? देखो ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को शराब या कार्बनिक एसिड में परिवर्तित करने के लिए, यही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और कैसे होती है? किण्वित होकर, है ना। तो अब देखो कैसे लगे आपको क्वेश्चंस और बाकी कितने राइट हो कितने रॉन्ग क्लास के एंड में आप सभी को बताना है। और जो खाद्य विधियाँ थी उनके जो शॉर्ट नोट्स है ना वो मैं आपको नोट कर ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय श्री राधे।